Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है करेंगे, रिवीजन कराएंगे आपको क्वेश्चन से। तो ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक दिया गया होगा, यूजफुल होने वाली है। स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट, वो स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक बिल्कुल होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट करेंगे आप स्टडी मटेरियल के लिए। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे और आप जो है उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा और उसके बाद जो है फुल एक्सप्लेनेशन जो है उसकी आपको मिलेगी नीचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वीर कन्वर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन डैश डैश इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कन्वर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। तो बताइए, वीर कन्वर सिंह रिवोल्ट ऑफ 1857 में पड़े होंगे, एक इंपॉर्टेंट लीडर है। वीर कन्वर सिंह जयंती जो है वो सेलिब्रेट की जाती है किस स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है, और सेलिब्रेट क्यों की जाती है कि उनकी जो भी अचीवमेंट थी इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 में, उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये हमारी बिहार स्टेट में जो है वो मनाई जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वीर कन्वर सिंह जयंती जो है सेलिब्रेट की जाती है जगदीशपुर बिहार, क्यों की जाती है? इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट ऑफ कन्वर सिंह ड्यूरिंग द इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। द सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम। सिपाही म्यूटिनी जो है इंडिया में कब से स्टार्ट की गई? सभी जानते हैं सिपाही म्यूटिनी का दूसरा नाम क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857 या इंडियन रेबिलियन भी कहा जाता है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये कहां से स्टार्ट होती है? मेरठ से जो है वो स्टार्ट होती है। सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया जो है स्टार्ट होती है कहां से? मेरठ से। सिपाही म्यूटिनी जो था एक वायलेंट एंड ब्लडी अपराइजिंग था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1857। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 टुक प्लेस व्हेन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है कि जो सिपाही म्यूटिनी जो है 1857 में शुरू की गई, उस टाइम जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे वो कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड डलहौसी और लॉर्ड कैनिंग है। तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अक्सर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है पूछा जाता है। इंडियन म्यूटिनी जिसे हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, एक वाइड स्प्रेड जो है बट एक अनसक्सेसफुल जो है रेबिलियन था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1857 में स्टार्ट होता है। उस टाइम जो सिपाही थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के जो सिपाही थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर। अब बंगाल प्रेसिडेंसी आज का सिर्फ वेस्ट बंगाल या बांग्लादेश नहीं है, बल्कि उसके साथ उड़ीसा, बिहार, कुछ ये सारे रीजन, झारखंड जो है ये बंगाल का जो है पार्ट रहता था। तो लॉर्ड डलहौसी जो थे, तो उस ये जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे वो 1848 से 56 तक रहे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लेके आए थे। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है पूछा गया था कि कौन जो उस टाइम जो है वाइसराय थे या गवर्नर जनरल थे। वो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे और फिर जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो रिप्लेस करके जो है वो वाइसराय जो है बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है किसे अपॉइंट किया गया था फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड इरविन थे या लॉर्ड मायो थे? तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे, मैंने आपको कहा उन्हें अपॉइंट किया था फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बट यहाँ पे कंफ्यूजन होती है और मैं अभी कंफ्यूजन आपकी सारी दूर करूंगा। देखिए 4 पार्ट है जो कि आपको याद रखने होंगे एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, फर्स्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो वो कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। क्वेश्चन 2 आपके पास ऐसे बनेगा, लास्ट वाइसराय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, वो कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ऐसे बनेगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल इन द ब्रिटिश इंडिया, वो कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ऐसे बनेगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन होंगे? वारेन हास्टिंग होंगे। भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन। तो मंगल पांडे जो है उन्हें फांसी दी गई 1857 में, क्यों दी गई? अटैक किया था उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर
आप सभी से एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है कि आप कमेंट में लिखेंगे मंगल पांडे ने जिस पुलिस ऑफिसर पे जो है वो अटैक किया था वो कौन से पुलिस ऑफिसर थे, उनका नाम बताइए। फिलहाल जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ये मंगल पांडे वाज हैंग्ड इन 1857 फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन, वो जगह के बारे में बताइए जहां पर ब्रिटिश ऑफिसर को पे जो है उन्होंने अटैक किया था, तो वो कौन सी जगह थी, बैरकपुर थी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी से कि सोशल मीडिया पे जो है जरूर फॉलो कीजिए, वीडियो पसंद आता है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए। देखिए बैरकपुर, मंगल पांडे जो है उन्हें 1857 में जो है वो फांसी दी गई, किस वजह से कि ब्रिटिश ऑफिसर पे उन्होंने अटैक किया था ये बैरकपुर में। प्राइमरी रीजन बिहाइंड जो है मंगल पांडे जो है बिहेवियर वो क्या था कि न्यू टाइप ऑफ बुलेट कार्टरेज जो थी वो एनफील्ड राइफल जो है लेके आए थे जिसमें ग्रीस कार्टरेज का जो है इशू था। सिक्स क्वेश्चन है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 which of the following changes was not made by the British officer। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ये नहीं पूछा है कि कौन सी चेंजेस, बट पूछा गया was not made by the British officer। पहला है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 होगा, द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वाज इंक्रीज्ड इन द ब्रिटिश आर्मी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। देखिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया, बिल्कुल ऐसी बात सही है, लेकिन जो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर था उसे इंक्रीज नहीं किया। आप जानते हैं जो विद्रोह रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो तो इंडियन सोल्जर्स ने ही किया था, तो उनका नंबर जो है वो इंक्रीज तो नहीं करेंगे, बल्कि जो है उस आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई कि जो जो वहां पर जो है इंडियन सोल्जर था अच्छे से उनकी जो है वो वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हुई। फिर 3 जो था, राइट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हैंड ओवर की गई ब्रिटिश एम्पायर को, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंट्रोल कर रही थी और उसके जो राइट्स थे वो ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए। अगला हमारे पास है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम द वाइसरॉय, तो ऐसी बात भी है कि गवर्नर जनरल को वाइसरॉय से हमने रिप्लेस किया। तो आपका सही जो आंसर होने वाला है, जो करेक्ट नहीं है वो क्या है, नंबर सोल्जर वाज इंग्लिश इन द ब्रिटिश आर्मी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर वाज इंक्रीज्ड इन द ब्रिटिश आर्मी, ये ऐसी स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही आपका आंसर है क्योंकि नॉट का ही पूछा गया था। देखिए इंडियन आर्मी जो है वाज केयरफुली रीऑर्गेनाइज्ड, एक लफ्ज यहाँ पर यूज किया मैंने केयरफुली, 1858 में केयरफुली जो है से रीऑर्गेनाइज किया। कुछ चेंजेस जो है वो यहाँ पर ली गई बाय द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द क्रोन, के क्रोन जो है ब्रिटिश क्रोन को ट्रांसफर पावर की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस लाई गई। देखिए हमने सीरीज का जो नाम दिया गया है वो है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। क्वेश्चन तो करवा रहे हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन के साथ जो है एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो है आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ कौन एसोसिएट नहीं है? कन्वर सिंह, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे या भगत सिंह। देखिए कन्वर सिंह जो है अभी हमने देखा है बिहार से थे, बेगम हजरत महल तो सभी जानते हैं लखनऊ से, मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी, तो ये सारे एसोसिएट है, लेकिन भगत सिंह जो है इससे एसोसिएट नहीं है। क्वेश्चन 8 है, 8 में क्या पूछा गया है, बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है? बता दूं मैं आपको, 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है अक्रॉस द स्टेट? टू कॉमेमोरेट द डे when बिहार was out of the बंगाल प्रेसिडेंसी in the year 1912। क्यों मनाया जाता है जो है बिहार दिवस? ताकि जो है पहले आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको कहा था बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट है बिहार, 1912 में इसको अलग किया गया और एक फाउंडेशन डे के तौर पे जो है इसे मनाया जाता है, इसलिए याद रखेंगे। तो अब ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है इतनी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फ्लोइंग टुक अप द लीडरशिप ऑफ फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है और आज जिसे अयोध्या कहा जाता है। तो 1857 अपराइजिंग के वक्त जो है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के लीडर फैजाबाद से कौन थे? आप सभी जानते हैं कि फेमस पर्सनैलिटी मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे फैजाबाद के, ये जो थे वहां रिवोल्ट के लीडर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पर्सनैलिटी है। आप जानते हैं इनको एक अलग से टाइटल भी दिया जाता है, जो अवध है वहां पर इसको एक अलग से टाइटल दिया जाता है और आप देखेंगे यूपीपीसीएस में जो है अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल जो है वो देखते हैं, अगर आपको मालूम है कि इनको कौन सा टाइटल दिया गया है मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद को, तो जरूर नीचे कमेंट में कीजिए।
तो चलिए मैं आंसर बताने जा रहा हूं। तो इनको लाइट हाउस ऑफ द रेबिलियन कहा जाता है। अवध रीजन में इनको टाइटल लाइट हाउस ऑफ द रेबिलियन दिया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, ये 1787 में जो है पैदा हुए। इन्हें जो है कौन सा टाइटल दिया गया? लाइट हाउस ऑफ द रेबिलियन दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है लीडिंग फिगर थी इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? तो बताइए इनमें से किसे अपॉइंट किया है फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवर, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड मायो। तो क्या पूछा गया? फर्स्ट वाइसरॉय। तो फर्स्ट वाइसरॉय अभी हम पहले भी पढ़े, लॉर्ड कैनिंग को, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बट मैंने आपको चारों पॉइंट जो है पढ़ा दिए, इसके एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे। फिर एक अलग से पॉइंट जो है यहाँ पर, चले क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है तो कुछ अलग पॉइंट भी यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वो डायरेक्टली ट्रांसफर करती है पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर टू द क्राउन। यहाँ पर जो क्वीन विक्टोरिया है, वो जो है अपने को घोषित करती है एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम। गवर्नर जनरल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाइसरॉय से, और लास्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार? एंग्लो सिख वार वक्त पूछा गया है कौन जो थे वो गवर्नर जनरल थे? तो बताइए। यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट हम देखेंगे। देखिए एक तो गवर्नर जनरल भी हमको पता चल जाएगा कौन थे, एंग्लो सिख वार कब से कब हुई ये भी पता चल जाएगा, और किस किस के बीच में हुई ये भी। तो एक तरीके से हम 3 क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंगे थे। चलिए क्वेश्चन को आंसर मैच कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंगे जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो किसके बीच में लड़ी गई? सिख अंपायर के और ईस्ट इंडिया कंपनी के। 1845 से 1846 के बीच में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकम इलीगल एंड पनिशेबल? तो बताइए उस टाइम जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का कौन था जब सती प्रथा को जो है इलीगल करार दिया गया, पनिशेबल करार दिया गया? सती प्रथा जो है आप सभी जानते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस थी जब जो है हिंदू रिलीजन में जो है विडोज हो जाती थी, उनके हस्बैंड मर जाते थे, उन्हें भी जो है उनके साथ जिंदा जलाया जाता था। अब एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए जो है राजा राममोहन राय ने जो है काफी स्ट्रगल किया और फाइनली इसे पनिशेबल, इसे क्राइम जो है वो बनाया गया। तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जो है राजा राममोहन राय जो थे उन्हें क्रेडिट जाता है इसकी जो है एबॉलिशमेंट का, जो है सती प्रथा का। कब एबॉलिश की गई? 1829 में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच आर द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल famine ऑफ 1943? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप पढ़ेंगे, जो बंगाल famine था। क्यों इंपॉर्टेंट था? बहुत से लोग मरे थे, तकरीबन बोला जाता है 3 मिलियन लोग, 30 लाख के आसपास जो है लोग इस जो है फेमाइन में मरे थे 1943 में। यहाँ पर वो एक जो है वायसराय थे जिन्होंने उस टाइम के, जिन्होंने जो ये ऑर्डर किया था अपनी आर्मी को कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिलीफ सप्लाईज टू द स्टार्विंग रूरल बंगाल। इस बिल्कुल जो है वो ड्राउट की कंडीशन हो चुकी थी, फसल नहीं थी। और इस फेमाइन के वक्त 1943 में जो आया था, इस टाइम जो है कौन से वो गवर्नर जनरल थे, सॉरी वायसराय थे उस टाइम, 1943 की बात है, जिन्होंने ये ऑर्डर किया था अपनी आर्मी को कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिलीफ मटेरियल। तो वो थे लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो जो थे वायसराय थे इंडिया के ड्यूरिंग द बंगाल famine ऑफ 1943, जहां पर तकरीबन 3 मिलियन लोग जो है वो मरे थे ड्राउट के कारण। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग वायसराय अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? देखिए सिर्फ हंटर कमीशन नहीं, हमें साइमन कमीशन, फ्रेस्टर कमीशन, ऐसे बहुत ही कमीशन को पढ़ना है और अक्सर क्वेश्चन में से पूछा जाता है। फिलहाल जो है मैंने यहाँ पर जो लिया है क्वेश्चन वो ये है कि वायसराय जो है कौन थे जिन्होंने अपॉइंट की थी हंटर कमीशन 1882 में। अभी तो हम ये तो पढ़ लेंगे कि वो कौन से वायसराय थे, बट ये भी पता होना चाहिए आपको हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है। तभी तो ये रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है सीरीज, जहां पर आपको इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताए जा रहे हैं। लॉर्ड रिबन का टाइम था और लॉर्ड रिबन ने जो है हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था।
ये उस टाइम के वायसराय थे। इन्होंने हंटर कमीशन जो अपॉइंट की थी 3 अप्रैल 1882 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? दो ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखेंगे। पहला जो था, जो वुड्स डिस्पैच था, एग्जीक्यूशन ऑफ वुड्स डिस्पैच, इसकी इंक्वायरी करना। सेकंड जो था, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, उसके लिए रिलेटेड जो है पार्टिकुलर अटेंशन प्राइमरी एजुकेशन को दी गई थी कि किस तरीके से क्या मॉडल हम अपनाएंगे प्राइमरी एजुकेशन का इंडिया में। बढ़ते आगे, सती प्रथा जो है वो अबॉलिश की गई अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ। सती प्रथा को जो है अबॉलिश किया गया। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कौन थे उस टाइम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के वक्त जो है वो प्रथा को जो है वो अबॉलिश किया गया था 1829 में। एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डैश वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट द यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर द ब्रिटिश इंडिया। देखिए, एक और कमीशन के बारे में बात की गई है और ये क्वेश्चन जो है ये जो है आपके जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसी बार जो है वो आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, द डैश वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर ब्रिटिश इंडिया। तो बताइए वो कौन सी कमीशन थी? एक 7 मेंबर कमीशन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट से यूनाइटेड किंगडम से इंडिया भेजी गई थी। वो क्या भेजी गई थी? उन्होंने क्या काम करना था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आए उसकी सजेशन के लिए। और वो थी साइमन कमीशन, जिसकी जो है साइमन को बैक जो है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी जो है वो हुई, क्योंकि उसमें कोई भी जो है मेंबर जो है वो इंडियन नहीं था। वो कमीशन जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजी गई थी। 7 मेंबर थे यूनाइटेड किंगडम से आए हुए। तो आप देख सकते हैं इसकी जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वर द मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम में इंडिया की जो ट्रेड हुआ करती थी वो किस पर डिपेंड थी? इंपोर्ट सरप्लस, इंपोर्ट डेफिशिएंसी या इंपोर्ट डेफिशिएंसी, एक्सपोर्ट डेफिशिएंसी या एक्सपोर्ट सरप्लस। तो जो है उस टाइम जो है एक्सपोर्ट सरप्लस जो था ये आपका सही रहने वाला है। एक्सपोर्ट सरप्लस था उस टाइम कॉलोनियल पीरियड के बाद। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपोर्ट सरप्लस जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक थी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिया ट्रेड थ्रू द कॉलोनियल पीरियड। सरप्लस जो है केम ऑफ अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एज अ रिएक्शन टू द रोलेट एक्ट वाज एज अ रिएक्शन टू रोलेट एक्ट डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशनल ह्यूमिलेशन डे। नेशनल ह्यूमिलेशन डे जो है कब मनाया जाता है? रोलेट एक्ट जो था उसमें क्या हुआ करता था कि ब्रिटिश जो है फोर्सेस जो है किसी भी को जो है पकड़ लेती थी, किसी को भी शक के बेसिस पे पकड़ लेती थी और उसको जेल में डाल देती थी विदाउट अ ट्रायल। तो एज अ रिजल्ट जो है इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हुए रोलेट एक्ट के खिलाफ। और रोलेट एक्ट को एज अ नेशनल कमीशन डे जो है वो बनाया करते थे उस टाइम। तो कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 में। डेट मैच कर लेते हैं। चलिए देखिए, सही है डेट, 6 अप्रैल 1919। So, as a reaction to the Rowlatt Act, 6 April 1919 was organized as a National Humiliation Day. This act effectively authorized the government to imprison any person suspected of terrorism living in the British India for up to 2 years without a trial and gave the imperial authority power to deal with all the revolutionary activities. During the passage of the Royal Titles Act 1876, the office of the British Parliament was occupied by। तो बताइए, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, आप बताइए जो रॉयल टाइटल एक्ट जो है वो जो है 1876 में जो है जो है पास किया गया था। उस टाइम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो किससे ऑक्युपाई थी, यानी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे बेंजामिन डिसराइली। ये कौन थे? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। तो रॉयल टाइटल्स एक्ट जो था एक ऐसा एक्ट था पार्लियामेंट का जो कि यूनाइटेड किंगडम का था, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता था क्वीन विक्टोरिया को। क्या रिकॉग्नाइज करता था? कि वो एम्प्रेस है इंडिया की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखेंगे कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया जो उनको खिताब जो टाइटल लिया था उन्होंने, ठीक है, वो किसके टाइम में था? बेंजामिन डिसराइली के टाइम में था। और वो कौन सा एक्ट था? रॉयल टाइटल्स एक्ट था। दिस टाइटल हैज बीन एज्यूम्ड बाय हर इन 1876 में जो है उन्होंने एज्यूम किया था अंडर द एनक्रोचमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए कितने पॉइंट्स यहाँ से निकल रहे। एक तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, दूसरा एक्ट जो है
वो कौन सा था। दूसरा जो है एम्प्रेस ऑफ इंडिया वाला पॉइंट निकल रहा है कि इस एक्ट के तहत में उन्होंने अपने को जो है एज्यूम किया था। ठीक है, किसी और ने नहीं बल्कि अपने नहीं खुद से उन्होंने अपने को टाइटल दिया था। बट वो जो इन्फ्लुएंस था जो इन्होंने एनकरेज किया था वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसराइली। और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। तो कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, एक क्वेश्चन तो कर रहे हैं उसके साथ में हम 3-4 क्वेश्चन इसके कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्च बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। तो इसका आंसर आप अभी जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो देंगे। डेट पूछी गई है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे 21 है, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। ठीक है, आपके सिलेबस में सेंसस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक जनरल स्टडीज का भी मैं सेंसस पे एक वीडियो लेके आऊँगा कुछ ही टाइम में। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है इंडिया का वो कब हुआ, 1881 में हुआ, 1881 में। तो बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सेंसस से डिस्कस करने हैं, तो इसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे कि कितनी कॉस्ट लगी सेंसस में, 2200 करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम सेंसस में। मतलब एक पर्सन पे जो खर्चा किया गया था सेंसस में वो 18 रुपए के आसपास था। कितना टाइम लगा, ठीक है, सॉरी ये 2011 के सेंसस का मैं बोल रहा हूँ। तो वही हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है 2011 का। तो बाकी 1881 में जो है जो पहला जो सेंसस किया गया, ऐसे तो 1871 में स्टार्ट किया गया था बट ऑफिशियली जो है 1881 में, और तब से लगातार सेंसस हो रहा है। 2011 तक हुआ, अब 2021 में होना था जो नहीं हो पाया। ठीक है, तो तब लगातार जो है सेंसस में हम अपनी ग्रोथ ही देखते हैं पॉपुलेशन में। सिर्फ एक सेंसस ऐसा है जहां पर हमारी नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो आप बता सकते हैं मेरे को वो कौन सा ईयर था जब हमारे यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हुई थी। बाकी सारों में जो है हमारी पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो आज तक हुई है। सिर्फ एक ऐसा सेंसस है। तो कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं सेंसस से रिलेटेड। मैं जल्दी उस पर वीडियो जो है वो लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।